हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के एसी सर्किट चैप्टर का एलसीआर सर्किट, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर एक साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने ये यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स लिखे हैं, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इसके पहले वीडियोज में हमने पहले जो एसी वोल्टेज अप्लाई किया था वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे किया था, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर पे किया था और सिर्फ कैपेसिटर पे किया था। उसके अलग अलग 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। तो उनका जो कंसेप्ट है उन तीनों वीडियोस का इसमें पूरा का पूरा लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो था हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस था सर्किट में, और एक एसी वोल्टेज हम उसको लगा देते थे और उसको लिखते थे हम E=E0 sin ओमेगा t। और इसके लिए हम इस रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट निकालते थे। हमको क्या मिला था? हमको मिला था कि I=I0 sin ओमेगा t, और इससे हमने मतलब निकाला था, और I0 होता था हमारा E0/R। इससे हमने लिखा था कि जो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा उसमें करंट और वोल्टेज यानी ईएमएफ इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस उनके बीच में कितना होगा? 0। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है रेजिस्टर को, उसके अंदर एसी पास करो या डीसी पास करो, उसके अंदर से कुछ भी फर्क उस पर नहीं पड़ता है। उसके बाद में हमने अगला वीडियो में देखा था रेजिस्टेंस की जगह पे इंडक्टर कॉइल था, एसी वोल्टेज उसको अप्लाई किया था E=E0 sin ओमेगा t, और I हमको मिला था I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। मतलब करंट निकालने के लिए ओमेगा टी में से π/2 पीछे आना पड़ता था हमको। इसका मतलब निकाला था हमने कि E जो है वो लीड करता है करंट से, कितने रेडियन से? π/2 रेडियन से, यानी 90 डिग्री से लीड करता है। मतलब करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है 90 डिग्री से। और I0 निकाला था हमने E0/XL, और XL क्या था? 2πfL, और इसको बोलते थे ओमेगा L। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया था? सेपरेट सिर्फ कैपेसिटर लिया था, उसको एसी वोल्टेज लगा दिया था E0 sin ओमेगा t। उसका करंट हमने निकाला था I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। वहां पे माइनस था, यहाँ पे क्या आया था? प्लस आया था। तो इसको हमने बोला था कि इसमें करंट लीड करता है। इसमें क्या करता है? कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। किससे? वोल्टेज या ईएमएफ के आगे होता है कितने रेडियन से? π/2 रेडियन से। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आगे रहता है, यहाँ पे करंट आगे रहता था। और बाद में I0 हमने निकाला था E0/XC, और XC था 1/ωc = 1/2πfc। सही है। ये जो तीनों कंपोनेंट्स थे सेपरेट सेपरेट, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, और इसको बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये तीनों सर्किट अलग अलग हमने एक एक वीडियो में स्टडी कर लिए हैं। आज हमको क्या करना है? इन तीनों को एक करना है, और इन तीनों का एक साथ ऑपरेशन हमें इसका देखना होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसको पढ़ेंगे। अभी इस सर्किट में हमें पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले इसका रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो होता है इसका जो अपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका जो होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये सिर्फ अपना अपना रेजिस्टेंस। तो ये जब एक साथ तीनों कनेक्ट हो जाते हैं सीरीज में, तो उनका इफेक्टिव अपोजिशन, टोटल अपोजिशन कितना होता है, वो टोटल अपोजिशन हम निकालेंगे। और एक बात गौर करना, यहाँ पे मैंने सिर्फ E लिखा है, E=E0 वगैरह कुछ ऐसा मैंने लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा जाएंगे। ठीक है, पहले हम करंट लिखेंगे, करंट लिखने के बाद हम क्या बनाएंगे, क्या ढूंढेंगे? वोल्टेज ढूंढेंगे। ठीक है, पहले अगर आपने देखा होगा ये तीनों सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे थे, पहले ईएमएफ मैंने लिख दिया था E=E0 sin ओमेगा t, उसके बाद में करंट। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा जाएंगे। क्यों उल्टा जाना पड़ रहा है उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीनों कंपोनेंट्स है ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। तीनों जब सीरीज में कनेक्ट है तो जब भी कोई भी कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सीरीज का फंडा हमको मालूम है। सीरीज में करंट क्या होता है? करंट तीनों में जाने वाला कांस्टेंट होता है, या फिर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, तीनों में जो करंट जाएगा वो करंट क्या होगा? सेम होगा, बट तीनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंट होगा।
तो हम ऐसी चीज मान लेते हैं कि जो तीनों के लिए सेम हो, जो चीज तीनों के लिए सेम हो वो चीज हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या ढूंढ सकते हैं, जो तीनों के लिए अलग होगी वो वाली चीज हम ढूंढ सकते हैं। सही है। तो देखना अभी भी हम यहाँ पे पहले क्या कंसिडर कर लेंगे, करंट कंसिडर कर लेंगे। तो करंट हम कंसिडर करके चलते हैं। रीजन आपको पता चल गया, तीनों में करंट सेम क्यों रहेगा, क्योंकि तीनों जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, सीरीज में है। और जब तीनों में करंट सेम है तो वो सेम वाला जो कंपोनेंट है वो पार्ट हमको पहले कंसिडर कर लेना है ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पे पहले हम करंट कंसिडर करेंगे, उसके बाद में ईएमएफ निकालेंगे। बाकी सर्किट में वैसा नहीं होता था। मान लो किसी टाइम टी पे करंट हमारा फ्लो हो रहा है I = I0 sin ओमेगा टी। करंट हमारा फ्लो हो रहा है I = I0 sin ओमेगा टी। ये इतना करंट इसमें से जा रहा है। अभी जैसे ही ये तीनों कंपोनेंट जो है वो सीरीज में है, तीनों में जाने वाला करंट है क्या होगा, सेम होगा। अभी करंट सेम होगा उसका मतलब समझ लो, करंट टाइम से तो देखो टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से करंट भी चेंज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, मान लो 4 सेकंड 2 माइक्रोसेकंड पे इसके अंदर जितना करंट होगा उतना ही करंट इसके अंदर होगा, उतना ही करंट इसके अंदर होगा। मतलब तीनों में जाने वाला जो करंट है उस करंट का एम्पलीट्यूड एंड फेज, इसमें अगर करंट मैक्सिमम है उसी टाइम पे इस पे भी करंट मैक्सिमम होगा, उसी टाइम पे यहाँ पे भी करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। एम्पलीट्यूड एंड फेज दोनों क्या हो गए, तीनों कंपोनेंट्स में से जाने वाले करंट के एम्पलीट्यूड और फेज सेम होगा, क्योंकि तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो इसके अंदर करंट की जो वैल्यू होगी वही इसके अंदर होगी, वही इसके अंदर होगी, ठीक है। और फेज भी क्या होगा, तीनों के अंदर का सेम। ऐसा नहीं कि ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा और ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, करंट सेम है तो फेज भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे अगर करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू पे है, यहाँ पे भी उसके करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, उतना ही करंट का मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी होगा, ठीक है। सेम वैल्यू का करंट तीनों में से जाएगा, बस इतना समझ के चलना है। लेकिन वोल्टेज का क्या, तीनों के अक्रॉस का जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ होगा अलग अलग। वो किस पे डिपेंड करता है, इसके वैल्यू पे, इसके वैल्यू पे और इसकी वैल्यू पे। इसका वैल्यू जो है, इंडक्टर का जो वैल्यू है उससे हम इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालते हैं जिसको बोलते हैं एक्सएल। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज कितना होगा वो बाद में लिखता हूं। इसका रिएक्टेंस क्या होगा, इसका रिएक्टेंस होगा एक्ससी, और इसका क्या है, अपना अपना बेचारा आर है, ठीक है। अब इसमें से करंट पास हो रहा है, हमको ओम्स लॉ मालूम है, V = IR, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, I से मल्टीप्लाई कर दो, उसी तरह से सेम ओम्स लॉ लगा दो, यहाँ पे I से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी I से। तो इतना वोल्टेज जो है, इतना ईएमएफ जो होगा वो इसके अक्रॉस जनरेट होगा, इतना ईएमएफ जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जनरेट होगा, और इतना जो ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जनरेट होगा। उनको मान लेते हैं, जो ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस इंडक्टर है उसको मैं लिखता हूँ EM, ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसको मैं लिखता हूँ EC, और ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है उसको मैं लिखता हूँ ER। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करते हैं, हमने फेजर डायग्राम पढ़ा है, ठीक है, हमने फेजर डायग्राम पढ़ा है। तो फेजर डायग्राम से भी हम यहाँ पे देखा सकते हैं। मान लो कांस्टेंट जो है, यहाँ पे मैं फेज डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये y एक्सिस हो गया और ये मैं x एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे करंट है। तो वो जो करंट है वो करंट में एक एक्सिस पे, एक कॉमन एक्सिस पे अच्छा सा रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्सिस होगा वो होता है एक्स एक्सिस। उस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैं किसको मान लेता हूँ, कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, करंट। तो करंट जो है, तीनों में जाने वाला करंट सेम है, जो करंट इसमें बिहेव करेगा जैसा उसमें भी करंट इसमें भी वैसा ही बिहेव करेगा, इसमें भी करंट सेम तरीके से बिहेव करेगा। तो करंट कांस्टेंट है तीनों में, तो जो कांस्टेंट है ना उसको मैंने एक एक्सिस पे दिखा दिया है, ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। वो कांस्टेंट है, तीनों में से जाने वाला करंट सेम है। लेकिन हमको मालूम है, पहले यहां पे दिखाता हूं, करंट अगर ऐसा है यहाँ पे भी ऐसा ही होगा,
यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सीरीज में है करंट से। जब हमारा इंडक्टर हमने लगाया था, याद करो इंडक्टिव सर्किट का करंट से ईएमएफ क्या होता है 90 डिग्री आगे, तो ईएल जो होगा वो हमारे आई से क्या होगा 90 डिग्री आगे। आगे कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है आगे, ठीक है, आगे कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा इंडक्टिव सर्किट था, इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड करता था, करंट पीछे होता था। तो अभी हमने करंट बता दिया है ऑलरेडी, तो ईएमएफ को लीड कराएंगे मतलब ईएमएफ को आगे लेके जाएंगे कितना 90, आगे कैसा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको ऐसा दिखाएंगे। तो यहाँ पे ईएल में कैसे दिखाऊंगा, और हाँ चलो ईएल जो है मैं ई एक्सिस पे दिखाता हूँ, ये है ईएल हमारा, करंट ये है, इंडक्टर के लिए कितना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया ईएल दिखाया मैंने फेजर में। वापस ईसी, जब हमने कैपेसिटिव सर्किट देखा था, तो कैपेसिटिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, ईएमएफ पीछे होता है, कितना पीछे होता है तो 90 डिग्री। यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, मैंने ऐसा बता दिया, तो ईएमएफ पीछे कैसे बताएंगे, तो पीछे बताएंगे क्लॉकवाइज। पीछे कैसे बताते हैं क्लॉकवाइज, तो ईसी में बताऊंगा नीचे, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे ईसी में बताऊंगा नीचे, ये है 90 डिग्री, सही है, पीछे देखो ये करंट है, करंट से 90 डिग्री ऊपर मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, वापस यही करंट है, सेम करंट है, 90 डिग्री पीछे मतलब अभी निगेटिव वाई एक्सिस, ये वाई है और ये वाई डैश है, तो वाई डैश की डायरेक्शन में हम किसको दिखाएंगे ईसी को दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, ये है ईसी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, एसी लाओ डीसी लाओ कुछ भी करो, जो करंट का होगा डायरेक्शन वही वोल्टेज का होगा, आई भी इधर ई आर भी इधर, नो फेज डिफरेंस। ई लिखा था ई जीरो साइन ओमेगा टी और आई लिखा था आई जीरो साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं, तो हम ई आर इधर बताते हैं, ई आर में इधर बता देता हूं, नाम दे देता हूं, इसको ओ नाम दे देता हूं, ये ए, ये बी और ये सी। तो हमने जो ई आर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया ओ ए से, जो ओ ई एल है उसको ओ बी से, और जो ई सी है उसको ओ सी से, सही है, सॉरी उससे रिप्रेजेंट कर दिया। अभी कंसीडर करो, ठीक है, आप अदरवाइज भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हम अपनी बुक के हिसाब से जाएंगे। बुक में क्या कंसीडर करा है, जो ईएल है ना वो ग्रेटर देन है ईसी, बुक में उन्होंने ये कंसीडर करा है कि जो ईएल है कैसे हो सकता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इन पे डिपेंड करता है कि एक्सएल ज्यादा होगा या एक्सी ज्यादा होगा, और उसके हिसाब से आपका ईएल ज्यादा होगा या ईसी ज्यादा होगा। यहाँ पे हम मान के चलते हैं बुक की तरह कि मान लो ईएल जो है वो ईसी से ज्यादा है, तो तब आपका फेज डायग्राम कैसे बनेगा, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, आप अदरवाइज भी मान सकते हो। मैं दूसरी वाली फेजर डायग्राम भी आपको करके बताऊंगा शॉर्ट में, ठीक है, उसमें कुछ इतना ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं ईएल ग्रेटर देन ईसी, तो देखो यहाँ पे मैंने बताते हो क्या किया, ईएल की लेंथ बड़ी बताई है, देखो बहुत बड़ा बताया है, और ईसी मैंने कैसा बताया है छोटा बताया है, तो इसमें समझ में आ जाता है कि ईएल जो है वो ग्रेटर देन ईसी है, ठीक। अभी फेजर डायग्राम को ढंग से देखो, जो हमारा ईएल था वो करंट से 90 डिग्री आगे, ठीक है, जो ईसी था वो करंट से 90 डिग्री पीछे, एक 90 डिग्री आगे है और दूसरा 90 डिग्री पीछे है, तो ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का बन गया, इन दोनों के बीच में बन गया 180 का, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है, एक बाई रेफरेंस लाइन के ऊपर है, दूसरा बाई रेफरेंस लाइन के एग्जैक्ट अपोजिट नीचे है, तो इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितने का बन गया, फेज डिफरेंस बन गया 180 का। अभी फेजर डायग्राम का एडवांटेज क्या है कि हम जैसे ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम इस फेजर डायग्राम में फेजर्स में वेक्टर रूल लगा सकते हैं। तो वेक्टर रूल कैसे लगाएंगे, मान लो ईएल कितना है 10 है, ईसी कितना है 3 है मान लो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इनका रिजल्टेंट आएगा ईएल बड़ा है तो ईएल माइनस ईसी कितना आएगा 7। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेजर पे ही इस डायग्राम में ही ईएल माइनस ईसी भी बता देता हूँ। तो ईएल माइनस ईसी कैसा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन में,
ये 10 है, ये 3 है, तो इधर ये 3, ये 10 में से 3 कैंसिल कर देगा, 7 बचेगा ऊपर। तो ये मैं बाकी का जो बचा हुआ है ना EL माइनस EC, इसको लिखता हूँ और ये पॉइंट को लिखता हूँ मैं B डैश। तो मैं यहाँ पे EL माइनस EC को कौन से फेजर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? EL माइनस EC को OB डैश इस फेजर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, अभी क्या होगा, मुझे जो है ना ये रिजल्टेंट EMF निकालना है। अभी मुझे रिजल्टेंट EMF निकालना है पूरे सर्किट के लिए। तो कैसे निकलेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने पहले निकाल लिया, EL और EC, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने पहले निकाल लिया। तो ये दोनों भी गायब हो गए, ये दोनों गायब हो गए। अभी बचा कौन? ER बचा, और उन दोनों का रिजल्टेंट EL माइनस EC बचा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जैसे दिख रहे हैं, देखो। तो मैं क्या करता हूँ, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ मैं। और जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, इस ओरिजिन से एक डायगोनल निकालूंगा यहाँ तक, और वो होगा हमारा रिजल्टेंट EMF का एम्पलीट्यूड E0। क्योंकि क्या है, फेजर का लेंथ मतलब क्या? फेजर का लेंथ मतलब पीक वैल्यू। ठीक है, फेजर और फेजर डायग्राम वाले वीडियो में मैंने बताया है, अगर कोई फेजर हम ड्रॉ करते हैं, चाहे EMF का हो या करंट का हो, उस फेजर का लेंथ मतलब क्या होता है? उसका पीक वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो हमारा रिजल्टेंट EMF आएगा, उस रिजल्टेंट EMF का पीक वैल्यू है E0, उतने लेंथ का वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। कैसे करा? इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? डायगोनल। स्केलर वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो अभी हमको क्या करना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना है, या रिजल्टेंट EMF हमको निकालना है। तो बस स्केलर वेक्टर चैप्टर में जाओ और वहां का रूल लगाओ। क्या करते थे हम? R इज इक्वल टू लिखते थे RXi कैप प्लस RYj कैप, R इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। वैसा ही करना है। ये है इधर ER स्क्वायर, और इधर ये ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, EL माइनस EC इसका स्क्वायर। एक बात यहाँ पे समझ के चलो, EMF और करंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी हम वेक्टर के रूल उन पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हम EMF और करंट दोनों को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे ही हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं उनको, साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटीज है दोनों, करंट और EMF दोनों भी। तो जैसे ही हम इन साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटीज को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम उनमें वेक्टर के रूल लगा सकते हैं और उनको पढ़ना आसान हो जाता है। तो हम वही करेंगे। या फिर हमको दिख ही रहा है, अगर वेक्टर के रूल अगर लगाना आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हमको दिख रहा है इसके और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इतना लेंथ कितना है? EL माइनस EC। तो यहाँ से इतना लेंथ कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा EL माइनस EC। सही है, ओके। ये पाइथागोरस ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री बन गया, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, हाइपोटेनियस का कैसा निकलता है वैल्यू? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल कैसे निकलेगा? डायगोनल का स्क्वायर मतलब E का स्क्वायर, या फिर वो लेंथ कितनी है पूरी? E0। E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसका स्क्वायर, ये कितना है? ER स्क्वायर प्लस ये कितना है? ये कितना है? EL माइनस EC ब्रैकेट का स्क्वायर। सही है, तो E0 स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर E0, और मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे रूट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे E0 का स्क्वायर E0 हो जाएगा, मतलब रूट डालने के बाद ये अंदर आ जाएगा ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC इसका स्क्वायर। अभी ढंग से देखो, मैंने EL लिखा है I इंटू XL, EC लिखा है I इंटू XC, और ER लिखा है I इंटू R। उसको मैं I0 भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेजर में जब जाएंगे ER को कैसे लिखेंगे? ER को लिखेंगे हम I0 इंटू R। EL को कैसे लिखेंगे? I0 इंटू L। सही है, I0 इंटू XL माइनस EC को कैसे लिखेंगे? I0 इंटू XC। बस कोई वैल्यू डाल देते हैं इसमें। E0 इज इक्वल टू अंडर ये I0 इंटू R
ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ईएल मतलब आई जीरो इंटू एक्सएल माइनस एक ईसी मतलब आई जीरो इंटू एक्सी ब्रैकेट का स्क्वायर। होम्स लॉ सही है। करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ईएमएफ, तो यहाँ पे भी करंट इंटू रेजिस्टेंस की जगह पे रिएक्टेंस लिखेंगे, करंट इंटू रिएक्टेंस। ठीक है, वही लिखा है करंट इंटू रिएक्टेंस, करंट इंटू रिएक्टेंस। अब यहाँ पे पीक वैल्यू है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, करंट का पीक वैल्यू लिखेंगे। सही है। तो देखो ई जीरो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आई जीरो है, यहाँ पे आई जीरो है, यहाँ पे आई जीरो है। इस ब्रैकेट से भी आई जीरो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आई जीरो कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि आई जीरो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो कॉमन क्या निकलेगा, आई जीरो का स्क्वायर। यहाँ पे भी आई जीरो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का स्क्वायर है, आई जीरो स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो ई जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट आई जीरो का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में जो का भी पूरा बचेगा, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो आप एक कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट का स्क्वायर, इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। सही है। अभी आई जीरो का स्क्वायर जो है वो बाहर आके क्या हो जाएगा, आई जीरो, तो ई जीरो इज इक्वल टू आई जीरो। अब इसी पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, अंडर रूट अंदर बचा सीधे ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये है हमारा इफेक्टिव ईएमएफ। ई जीरो मतलब इफेक्टिव ईएमएफ का पीक वैल्यू इज इक्वल टू करंट का पीक वैल्यू इंटू ए अंडर रूट वाली टर्म। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, थोड़ा आई जीरो को इधर लेके आता हूँ, तो ई जीरो अपॉन आई जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट आता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी ये जो करंट का रेशियो है, ये जो करंट का रेशियो है ईएमएफ अपॉन करंट, ईएमएफ अपॉन करंट मतलब क्या, वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज अपॉन करंट क्या आता है, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या है, इतना बड़ा, और ये वाले ब्रैकेट को ढंग से देखो, स्क्वायर रूट को, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम है अपोज करना करंट को, रिएक्टेंस सेम काम अपोज करना करंट को, एक्सी रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम काम अपोज करना करंट को। तो यहाँ पे जितने भी टर्म है पूरे के पूरे अपोज करने वाले टर्म है। तो ये जब इसका पूरा वैल्यू निकलेगा, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नेट अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन या फिर टोटल अपोजिशन। तो ये पूरा का पूरा अपोजिशन हमको मिल जाता है जब हमारे एल सी एंड आर तीनों किस में कनेक्ट हो जाते हैं, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो तीनों मिलके टोटली करंट को कितना अपोज करते हैं, टोटल अपोजिशन कितना है करंट को, तो टोटल अपोजिशन इतना है। तो इसको एक अलग टर्म है, इस पूरे को मैं बोल देता हूँ जेड। ठीक है, इस पूरे को मैं बोल देता हूँ जेड। जेड मतलब क्या, ये पूरा ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो जेड है इसको बोलते हैं इम्पेडेंस, इसको क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस मतलब टोटल अपोजिशन पूरा का पूरा, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस इन सब का मिला के ये जो पूरा स्क्वायर रूट है इसको बोलते हैं इम्पेडेंस। इम्पेडेंस मतलब क्या, इफेक्टिव अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन। इम्पेडेंस अपोजिशन है, ये भी ओम में गिनते हैं, ये भी ओम में गिनते हैं, ये भी ओम में गिनते हैं, तो टोटल को किसको गिनेंगे, ओम में गिनेंगे। सही है बस। और एक चीज है जो इम्पेडेंस है, इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस को बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस को कहा जाता है एडमिटेंस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, एडमिटेंस। एडमिटेंस होता है 1 अपॉन इम्पेडेंस, और इसका यूनिट होता है ओहम इनवर्स, या ओहम इनवर्स को ही दूसरा नाम है, ओहम इनवर्स को दूसरा नाम है सीमेंस। जो रेजिस्टेंस का उल्टा था देखो, कंडक्टिविटी उसी टाइप का है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। तो इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पे इस तरह से हमने बताया है कि जब एल सी और आर तीनों भी सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जितना, सॉरी स्क्वायर रूट के जितना, और टोटल ईएमएफ जो होता है वो कितना। अभी देखना यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, पीक वैल्यू तो निकाल ली हमने, ई जीरो तो निकल गई, सही है। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ फाई, उस एंगल को मैं बोल देता हूँ फाई। तो फाई हम निकाल सकते हैं क्या,
तो फाई हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपोजिट साइड भी मालूम है हमको, एडजेसेंट भी मालूम है, तो tan फाई वाला कंसेप्ट यूज कर लो। tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड मतलब इतनी बड़ी मतलब EL माइनस EC, तो EL माइनस EC अपॉन एडजेसेंट मतलब इतनी बड़ी, इतना बड़ा किसका लेंथ है, ER का, तो ये हो जाएगा ER। बस tan फाई इज इक्वल टू EL माइनस EC अपॉन ER। अगर ये वैल्यूज नहीं दी है, आपको रिएक्टेंस में दिया है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में, तो मैं EL को कैसे लिख सकता हूं, I इंटू XL माइनस EC को कैसे I इंटू XC अपॉन ER को कैसे I इंटू R। ऊपर से I कॉमन, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू, देखो I कॉमन हो जाएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के कैंसिल, तो बचेगा क्या, ऊपर I कॉमन निकलने के बाद बचेगा XL माइनस XC, नीचे के I से कट हो जाएगा अपॉन R, तो tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप बता सकते हो कि फेज एंगल कितना है। अभी यहाँ पे दिख रहा है हमको करंट I इतना है, I एक्स एक्सिस पे है, लेकिन EMF देखो उसके एंटी क्लॉकवाइज इतना ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इस सर्किट में इसकी वजह से EL EC से बड़े होने के कारण जो हमारा रिजल्टेंट EMF आ रहा है वो ऊपर की साइड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो EMF है वो करंट से आगे है। अभी कितना आगे है, तो 5 रेडियन या 5 इतने एंगल आगे है, ठीक है। तो अगर हम करंट को I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो EMF को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो EMF को रिप्रेजेंट करेंगे E0 साइन ओमेगा टी, और EMF आगे है मतलब क्या होगा, वो ऐड होगा प्लस 5, कितने डिग्री आगे है, 5 डिग्री या 5 रेडियन आगे है। आपका जो बुक है ना उसमें 296 पेज नंबर पे I और EMF इसमें भी ओमेगा टी प्लस 5 उन्होंने कर दिया है, वो गलत है, आपको वो करेक्ट करना होगा, ठीक है। आपके बुक में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर मिस्टेक हो गई है। I में भी उन्होंने लिख दिया है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इसमें भी, तो इसमें तो सही है, लेकिन I में नहीं लिखना चाहिए था। तो I में जो लिखा है उसको आप क्या कर लो, वो जो प्लस 5 है उसको हटा देना, ठीक है, उतना कर देना करेक्शन उसमें। अगर ऐसा होता EC ग्रेटर देन EL होता, तो क्या होता, मैं यही पे छोटी सी बना के बताता हूँ। EC बड़ा होता मतलब नीचे वाला बड़ा होता, ऊपर वाला छोटा होता, EL छोटा होता, EC बहुत बड़ा होता। तो EC बहुत बड़ा होता तो क्या होता, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आता, जैसे अभी इन दोनों को माइनस करके रिजल्टेंट ऊपर आया, तब क्या होगा, दोनों को माइनस करके रिजल्टेंट नीचे आता था, करंट इधर ही रहता था, ठीक है, ER इधर ही रहता था। यहाँ पे हम लिखते थे अभी EC माइनस EL, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर नीचे है, फेस आगे, मतलब सॉरी जो EMF होता है वो पीछे होता है करंट से। तो अभी ये दोनों ऐसे है, तो इन दोनों का अपने आप जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आ जाता, ठीक है, ये पैरेललोग्राम वगैरह कंप्लीट होता। और ये जो फाई है, ये EMF हमारा 5 डिग्री या 5 रेडियन क्या होता था, पीछे होता था, क्योंकि वो नीचे है, क्लॉकवाइज है, बस उतना ही फर्क पड़ता था। जो रिजल्टेंट होता, अगर हमारा EC बड़ा होता तो यहाँ पे हमको माइनस लिखना पड़ता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे EL बड़ा है तो इसलिए हमने ऊपर लिखा है प्लस आता था, बस इतना ही है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा है, इस LCR सर्किट में आपको हमने जो करंट पहले कंसीडर कर लिया, कांस्टेंट था इसलिए सीरीज में कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो I0 इतना करंट पहले कंसीडर कर लिया, और इस सर्किट में EL बड़ा है तो E क्या है हमारा, इधर हम लिखेंगे फिर E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर EC ज्यादा होता तो E0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा उसको हम लिखते थे, सही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इसकी बाकी की चीजें देखेंगे, कुछ कंपेयर करना है क्वांटिटीज वगैरह, इंपेडेंस ट्राइंगल भी हमें देखना है, वो देखते हैं। चलो तो चलिए दोस्तों, अभी एक छोटा सा टॉपिक है इंपेडेंस ट्राइंगल, वो देख लेते हैं, उसके बाद में 2-3 केसेस है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो इंपेडेंस ट्राइंगल क्या होता है, इंपेडेंस ट्राइंगल के लिए यही फेस का यूज करेंगे हम ठीक है, लेकिन ये जो फेजर डायग्राम है
इसको हम इम्पेडेंस के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे देखना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे करंट आई था और ये ई आर था, तो यहाँ पे ये ई आर के लिए मैं यहाँ पे इस साइड कौन सा लिखूंगा, इम्पेडेंस वाला पार्ट आर लिखूंगा, सही है। इस सर्किट के लिए हमने क्या था, ईएल बड़ा था, ईसी छोटा था, ठीक है। ईएल बड़ा था, ईसी छोटा था। मान लो ई आर को मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, चलो आई इंटू आर। यहाँ पे ईएल माइनस ईसी है, तो ईएल माइनस ईसी मतलब क्या, यही आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, ईएल माइनस ईसी को डायरेक्ट लिखता हूँ आई कॉमन एक्सएल माइनस एक्सी। ये है एक्सएल माइनस एक्सी, सही है। ये जो ई है हमारा, ये ई कैसे मिलता है बताता हूँ। ये ऐसा, ये जो ई है इसको हम लिखेंगे आई इंटू जेड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था ई इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट समथिंग, समथिंग का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। और इस जो अंडर रूट वाली टर्म है या फिर अंडर रूट वाली जो टर्म है पूरी की पूरी, उसको हम जेड बोल देते थे। तो ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड, तो ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड। सॉरी, अभी हम क्या करते हैं, हमको सिर्फ इम्पेडेंस ट्राइंगल चाहिए ना, और ये एंगल कितना था, फाई। अभी मुझे इम्पेडेंस वाला ट्राइंगल चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इधर का आई हट गया जो कांस्टेंट है, सेम है सबके लिए, इधर का आई हट गया, ठीक है, इधर का आई हट गया। अभी ये जो फेजर डायग्राम बन रही है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिखेगा, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इम्पेडेंस होता है। तो देखो बराबर, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका टोटल रिएक्टेंस, इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आता है वो, ठीक है। अगर हमारा EC बड़ा होता तो ये जो XL माइनस XC है इधर नीचे होता, और नीचे उसको हम क्या लिखते हैं, XC माइनस XL लिखते हैं, ठीक है, बस उतना ही। अगर इतना जो है XL माइनस XC, तो ये सामने वाली लेंथ भी है XL माइनस XC। बस इससे क्या होगा, इससे वापस वही फॉर्मूला मैं दोबारा लिखूंगा, ये है tan के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है R, अपोजिट है XL माइनस XC, एडजेसेंट आया ये, सही है, ये आया हमारा tan पाई। अभी हम क्या, बस इतना ही है हमारा इम्पेडेंस ट्रायंगल। अभी तक हमने देखा E के लिए एक्सप्रेशन, और हमने Z देखा, Z क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर। मान लो इसमें पहला केस कंसिडर करते हैं, इफ XL इज इक्वल टू XC। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा जरूर हो सकता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है हर सीरीज सर्किट के लिए, और अगर हमने इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू ऐसी चुनी, और इसको जो हमने सप्लाई दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ऐसी चूज करी कि क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी पे XL और XC दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ऐसा होता है तो जरूर बहुत बार होता है, हम करते हैं रेडियो ट्यूनिंग जब करते हैं तब हम यही काम करते हैं, XL माइनस XC जीरो करने का ट्राई करते हैं। तो ये हो सकता है। इफ XL माइनस XC अगर होता है तो पहले tan फाई पे क्या असर पड़ेगा, tan फाई कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि XL माइनस XC कितना हो जाएगा, जीरो। और tan फाई जीरो मतलब क्या, फाई जीरो, फाई जीरो मतलब क्या, फाई जीरो मतलब क्या, यहाँ पे देखो करंट और EMF के बीच का फेज डिफरेंस, करंट और EMF के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसा किसमें होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता है। तो भले ही इस सर्किट में आपका इंडक्टर है, कैपेसिटर भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और पर्टिकुलर LC की वैल्यूज पे आपका XL और XC इक्वल हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो tan फाई जीरो आएगा, मतलब फेज डिफरेंस जीरो, और फेज डिफरेंस जीरो किसमें पढ़ा है हमने, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो ये जो है, ये जो सर्किट है आपका LCR सर्किट है, लेकिन वो सर्किट कैसे काम करने लग जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। और इसकी तरह प्रूव करते हैं, Z पे क्या असर पड़ेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अगर XL इज इक्वल टू XC है तो XL माइनस XC जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू अंडर R स्क्वायर बचेगा, मतलब क्या, Z इज इक्वल टू R। Z मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल अपोजिशन। टोटल अपोजिशन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस अपोज करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस अपोज कर रहा। तो ये क्या कर रहे हैं,
इनकी दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण उनका टोटल अपोजिशन कितना हो जाता है, उनका टोटल अपोजिशन 0। मतलब उनका टोटल अपोजिशन 0 मतलब पूरा का पूरा अपोजिशन सर्किट में कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस देगा। तो पूरा अपोजिशन कौन है, रेजिस्टेंस। मतलब सर्किट में ये होके भी नहीं जैसा होंगे, एल और सी दोनों होके भी नहीं जैसा है। तो इस पे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इंपेडेंस कितना है हमारा, रेजिस्टेंस जितना। टोटल अपोजिशन मतलब क्या, सिर्फ रेजिस्टेंस। तो बस यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम कि आपका सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ये तो एलसीआर सर्किट, लेकिन बिहेव किसकी तरह करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। केस सेकंड, इफ XL वेरी ग्रेटर देन XC और XC 0 है, तो क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R। ठीक है, XL की कुछ वैल्यू होगी, R की कुछ वैल्यू होगी, फाई कुछ मिलेगा। फाई कैसे मिलेगा, फाई मिलेगा हमको पॉजिटिव। फाई पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाई पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ईएमएफ हमको ऊपर मिलेगा। ईएमएफ ऊपर कब होगा, करंट नीचे है और ईएमएफ ऊपर कब है, मतलब यहाँ पे हमारा ईएमएफ आगे जा रहा है, करंट उधर ही है। ईएमएफ आगे जाता है, करंट उधर ही रहता है। ऐसा कब होता है, जब आपका सर्किट होता है प्योर इंडक्टिव। तो इस केस में फाई अपने को पॉजिटिव मिल रहा है। फाई जब पॉजिटिव होता है तो सर्किट प्योर इंडक्टिव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, प्योर इंडक्टिव नहीं बोल सकते, सॉरी, इसको बोलते हैं इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। मतलब इंडक्टर का ज्यादा असर होता है उसमें, कैपेसिटर का कुछ भी असर नहीं होता। इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, इसको हम इसकी तरह भी प्रूव कर सकते हैं, इसका यूज करके। Z इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XC की वैल्यू 0 डाल दो, XC की वैल्यू 0 जैसे भी डालेंगे इधर क्या बचेगा, XL का स्क्वायर। तो इधर कैपेसिटेंस का होके भी नहीं जैसा फायदा है, होके भी नहीं जैसा है। तो ये वाला जो है R की वैल्यू तो रहेंगी हमेशा, R तो कांस्टेंट है बेचारा, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे किसका रिएक्टेंस ऐड हो रहा, इंडक्टर का। तो ये वाले सर्किट को हम क्या बोलेंगे, फिर से इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। और केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड आपका हो जाएगा इफ XL वेरी लेस देन XC। ठीक है, और XL 0 डाल देंगे। तो जैसे ही XL 0 डाला, फाइव कर गया ये रहा। तो tan फाइव क्या हो जाएगा आपका, 0 माइनस XC अपॉन R, मतलब माइनस XC अपॉन R। तो फाइव क्या मिलेगा आपको, फाइव मिलेगा निगेटिव। फाइव क्या मिलेगा, निगेटिव। tan फाइव माइनस XC अपॉन R मिल रहा, मतलब tan फाइव निगेटिव आ रहा, तो फाइव भी निगेटिव ही आएगा। फाइव भी निगेटिव ही आता है। फाइव निगेटिव आना मतलब क्या, फाइव का नीचे होना, फाइव का एक्स एक्सिस के नीचे होना। अभी फाइव नीचे कब होगा, जब आपका ईएमएफ नीचे चल जाएगा ऐसा। अभी नीचे आएगा ईएमएफ ऐसा, मतलब इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज नीचे गया ना, क्लॉकवाइज नीचे गया मतलब अभी करंट ऊपर है और ईएमएफ पीछे है। करंट आगे है, ईएमएफ पीछे है। करंट आगे और ईएमएफ पीछे, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट में। दिख रहा है क्या आपको नीचे का, ओके, कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट में होता है। वही बात वापस हम जेड यूज करके अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर है, लेकिन XL 0 है तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस XC का स्क्वायर। लेकिन अभी माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर जब होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा XC। रेजिस्टेंस तो है, उसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी वगैरह का। तो यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंस कौन सा ऐड है आपका, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्रेजेंस की वजह से और इंडक्टर के अब्सेंस की वजह से उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट। सही है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने क्या देखा, एलसीआर सर्किट में करंट कांस्टेंट होगा, सेम होगा तीनों में जाने वाला, वोल्टेज अलग अलग होगा। तो वोल्टेज के हिसाब से हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर ली। फेजर डायग्राम से हमने इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लिया, टोटल इंपेडेंस हमने निकाल लिया, उसके बाद में इंपेडेंस ट्रायंगल देखा, उसके बाद में केसेस हमने कंपेयर कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।